नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। ये आज की कहानी झारखंड की है। भेजे हैं, उनका नाम है वीरेंद्र। अब वीरेंद्र का ये जो घटना बता रहे हैं साल 2005 की है, यानी लगभग 20 साल इस घटना को हो ही चुका है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वीरेंद्र के साथ में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं झारखंड निवासी और ट्रक चलाने का काम करता था। उम्र अभी कोई खास ज़्यादा नहीं थी। मैं लगभग 25-26 साल का था, नौजवान था। और उस गांव में मेरा एक जिगरी दोस्त भी रहता था, जो हमने एक साथ पढ़ाई किया था। खैर, हमारा जो परिवार था थोड़ा सा ठीक ठाक था और उसका जो परिवार था ना, गरीबी से जूझ रहा था। मैं उसका हमेशा मदद करता था। जब भी मौका मिलता था तो मैं मदद से पीछे नहीं हटता था। वो मेरा जो साथी, उसका नाम था अनिल, और बहुत ही मुझे प्रिय था। जब भी मैं अपना ट्रक चला के आता तब मैं उसे जरूर मिलता था। और फिर हम बचपन के दिनों में खो जाते थे, हंसी मजाक का दौर। अब मैं उसे पूछता था कि कोई तकलीफ तो नहीं है, तो हंस के टाल देता था। वैसे ही था, खुदगर्ज इंसान था। और एक तरह से कहूँ ना, वो ऐसा इंसान था कि अपने दुख को किसी को बताता नहीं था, अपने आप में सीमित रखता था। लेकिन मैं उसको बचपन से जानता था ना, मैं उसकी नस नस से वाकिफ था, तो मैं किसी न किसी रूप में उसका थोड़ा बहुत जरूर मदद करता था। और फिर वो मना भी करता है कि नहीं भैया, रहने दो ना, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कभी मैं उसके लिए कुछ कपड़ा लेके आता था, कभी कुछ पैसे भी दे देता था, जरूरत के सामान उसको दे देता था। अब पूछता था कि अब आजकल क्या कर रहा है। और तब कहने लगे, भैया अब मुझे एक ढाबा पर काम कर रहा हूँ, खाना बनाने का काम करता हूँ। मैं बड़ा आश्चर्य में था। मैं पूछ बैठा, अरे तू खाना बनाता है? तब वो कहला कि हाँ भैया, उस होटल में काम करता हूँ, लेकिन काफ़ी दूर पड़ता है, आने जाने में मैं थक जाता हूँ और पैसा भी बहुत कम मिलता है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान था। वो तो एक तरह से खाना बनाने में मास्टर हो गया था, जिस हिसाब से वो बोल रहा था। और तब मैं कहा कि देख, मैं आपकी बार लौटूंगा ना, तेरे उस ढाबे पर जरूर रुकूंगा, देखता हूँ तेरे हाथ का खाना कैसा है। मैं मजाक में बोला था। और हुआ भी, एक हफ्ते के बाद मैं उसी रास्ते से ट्रक लेकर आ रहा था। अचानक ध्यान आ गया उस ढाबा को, होटल को देख करके कि ये दोस्त मेरा इसी पे काम करता है ना। ट्रक रोक दिया। वाकई में जब उसको देखता हूँ ना, तो खाना बनाने का काम कर रहा है, दाल में तड़का लगा रहा है, जो कुछ है, मतलब मेन रसोईया वही था। मैं तो हैरानी भरी से देखने लगा। ये ऐसा था कि इसको अब कहूँ ना, उसकी माँ बताती थी कि बेटा रोटी बना ले, मेरे से तकलीफ है, बन नहीं पा रहा। और तब वो कहता था कि ना माँ, मुझसे बन नहीं पाएगा। दाल बनाता था, कभी कभी उसमें नमक ज़्यादा डाल देता था। मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता था और आज वो रसोईया बना हुआ था। मैं उसको देखता हूँ तो बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया। आखिरकार मेरे पास में आया और फिर मैं पूछने लगा कि क्या मिलता है। तब अपना दुख दर्द बताने लगा कि भैया ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता, मेहनत बहुत ज़्यादा है और आमदनी कम है। तब मैं सोच में डूब गया। मेरा एक ज़मीन थी हाईवे रोड के पास में, वो एक तरह से खाली ही था और वहाँ पर कुछ था ही नहीं। मैं सोच लिया कि उसके लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फिर मैं उसको बताता हूँ कि अब की बार मैं लौटूंगा ना, तो तेरे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूँगा। और वही होता है, जब मैं अगली बार अपना ट्रक लेकर लौटता हूँ, वो मुझे गाँव में मिल जाता है। मैं हैरान था कि तू गाँव में कैसे, क्या छुट्टी पर आया है? तब कहने लगे, नहीं भैया, उनका एक पुराना कारीगर था, वो लौट आया, फिर मेरी वहाँ पर ज़रूरत क्या है, उन्होंने मेरा हिसाब दे दिया। मैं सही कहूँ ना तो मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई थी। मैं उसके लिए जो सोचा था बिल्कुल परफेक्ट टाइम था। तब मैं अपने प्लानिंग बताने लगा। चलो अच्छा होगा, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मैं उसको बताया कि देख, मेरे खाली ज़मीन है रोड के किनारे, वहाँ पर मैं कुछ पैसा मदद करता हूँ और घास फूस का वो बना ले अपना झोपड़पट्टी, ऐसा जैसा ढाबा खोल दे।
अरे 2 4 5 लोग आएंगे ना, उससे ज़्यादा तेरी कमाई हो जाएगी। अब ये नहीं कि 2 4 5 ही आएंगे, आएंगे तो बहुत, अगर तो खाना सही ढंग का बनाएगा। बात जम गई थी, लेकिन कहने लगा भैया मेरे पास कहाँ पैसा, पूंजी नहीं है। और तब मैं कहा कि देख जितना हो सकता है मैं मदद कर सकता हूँ, और उतना ही मैं अपना काम को आगे बढ़ा। भगवान से प्रार्थना कर कि हमारा ये जो काम है आगे बढ़ता रहे, ईश्वर पर विश्वास रख। अब कुछ दिनों में मैं उसका काम ये पूरा करवा दिया था। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश था। हालांकि मेरे परिवार के लोग ने इतराज जताया था, तो अपनी ज़मीन पर अपने दोस्त को ढाबा क्यों बनवाया। अतः मैं बोला कि हाँ मैं किराया लेता हूँ ना, किराया मुझे देता है, क्या तकलीफ है आप लोग को। सब चुप हो गए थे, अब बोलने का मौका ही नहीं मैंने दिया। नहीं तो 36 लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बोला कि मैं खुद बनवाया हूँ और खुद उसका किराया पर दिया हूँ, जब तक उसकी इच्छा काम करे, और जब इच्छा नहीं होगा तो चला जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब जाके हमारे परिवार के लोग शांत हुए थे। और कुछ पैसा मैंने उसको दिया था, नगद भी, किसे अपना तो जो भी सामान वामान खरीदना है सब कुछ खरीद खा करके अपना काम को आराम कर रहे। अब मैं ट्रक जब लेके जाता था ना, तो कभी मैं जल्दी भी आ जाता था 10 15 दिन में, कभी महीना दिन भी, कभी ज़्यादा भी लग जाता था। लंबा टूर करता था मैं, और जब आता था तो हफ्ता दिन तो घर में जरूर रुकता था, लंबी छुट्टी लेता था मैं। वैसे ही मैं जब उसका सब कुछ सेट करके चला गया, और जब मैं 1.5 महीने के बाद लौटता हूँ ना, तो मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई। काम धंधा उसका सही चल रहा था, मतलब जो मैंने सोचा था मेरा प्लान काम कर गया था, और वो भी खुश था। मैं पूछा नील से कि अब बता कैसा चल रहा है। तब कहने लगा भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैंने पूछा कुछ और पैसे की जरूरत है, कुछ और सामान वामान लेना है तो मैं दे देता हूँ। तब कहने लगा नहीं भैया इतना बड़ा मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा। तब मैं उसको डांटने लगा, करे मैं तुझे दोस्त समझता हूँ, भाई समझता हूँ, अब पैसे वाला बात तू सही कह रहा है, इतना कर्जा कैसे लौटाएगा, जब तेरे पास में होगा, जब तू कमा लेगा तो धीरे धीरे करके वापस कर देना, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसने पैसा नहीं लिया। काम ठीक ही ठाक चल रहा था, खाना बना रहा था, लोगों को पसंद आ रहा था, और राहगीर रुकते भी थे और खाना भी खाते थे, तारीफ भी करते थे। इस तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब मैं तो लंबा टूर पर जाता था, कभी महीना दिन, कभी 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना भी हो जाता था। आता था तो जेब में भरा हुआ पैसा होता था। मैं अपना ट्रक उसी जगह पर खड़ा करने लगा, ज़मीन में मेरी थी, और गांव में जो रोड था वो थोड़ा संकरा किस्म का था। कई बार भारी ट्रक लेकर के अंदर घुसना ठीक भी नहीं लगता था। अब तो मेरे लिए बड़ा सुविधा हो गया था। मैं उसी ढाबे पर अपना ट्रक पार करता था और फिर अपने घर चला जाता था। ऐसे ही मेरा रूटीन हो चुका था। पूरा 1 साल जब हो गया, और तब मैं जब लौटता हूँ एक महीना के टूर के बाद में, तो मैं देख करके हैरान रह जाता हूँ। ढाबे में तो बहुत सारा बदलाव हो चुका है। जो झोपड़ बनाया था वो झोपड़ तो हट चुका था। अब वहाँ पर स्टील की जो चादरें होती हैं वो उसकी जगह ले चुकी थी। बड़ा देखने में अच्छा लग रहा था, और जगह भी अच्छा खासा था। नए कुर्सी टेबल सब कुछ आ चुका था, और वहाँ पर 2 लोग काम भी कर रहे थे उसके अंडर में। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं उसकी तरक्की देख करके बड़ा खुश था कि चलो अगला मेहनत कर रहा है और भगवान इसको आगे बढ़ाए। मैं तो यही अब उसको आशीर्वाद ही दे सकता था, मेरा दोस्त था। जब मैं उसके पास पहुंचता हूं और देखता हूं, तारीफ भी करता हूं, और तब कहने लगा, मैं पूछा उसे कि ये सब कब कब कर लिया, मुझे तो अब 1 महीना गया हुआ हो गया, तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था क्या, मुझे तो कुछ बताया नहीं। और तब थोड़ा वो सर झुका लिया। मैं पूछा बात क्या है, अरे कोई बात हो तो बताओ। और तब वो कुछ टालने लगा था कि नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे पास में तो इतना पैसा था नहीं कि मैं एक काम करवा दूं। लेकिन जो ग्राहक आते थे ना, टोका टोकी करते थे कि खाना तो अच्छा बनाते हो, कम से कम अपना ढाबा तो सही कर लो। हर कोई आता था और व्यंग कस के जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तब मैं बोला, फिर कहाँ से पैसा आया तेरे पास में, ये छप्पर हटा करके और ये स्टील की चादरें सब लगवा लिया, नया सब कुछ बाड़ बर्तन कुर्सी टेबल ये सब कहाँ से आ गया,
इसमें तो काफ़ी मोटा पैसा लगा होगा। तब कहने लगा, हाँ भैया लगा है, और वो मैं कर्ज पर लिया हूँ, धीरे धीरे करके मैं लौटा दूंगा। मैं पूछा कि कौन है कर्ज देने वाला। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसका हमदर्द अब नया कौन बन गया है। मैं तो था ही, लेकिन मेरे अलावा कौन था मुझे जानना भी जरूरी था। लेकिन वो नाम बताने से हिचक रहा था। तब मैं मना कर दे कि ठीक है रहने दे। अब मैं ज़्यादा गहराई में भी नहीं जान चाहता था। उसका काम चल रहा था, शुरुआत तो मैंने कर ही दिया था, इसके बाद जो भी करे आगे बढ़ाए, अब उसकी मर्जी है। वो बताना नहीं चाहता था तो मैं ज़्यादा उसको परेशान भी नहीं किया। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मैं तारीफ ही करता था। ट्रक अपना वहीं पार्क कर देता था और फिर 5-6 दिन अपना घर पर आराम करता था। कभी कभी दिन में आ जाता था ट्रक की सफाई करने के लिए। इतना ही बस उसे संबंध रह गया था। हाँ, वो जबरदस्ती मुझे ढाबा में बिठाता था, चाय वाय नाश्ता देता था। मैं बड़ा खुश था उसकी तरक्की देख करके। और तरक्की थी, बढ़ती जा रही थी। जब मैं अगली बार ट्रक लेकर आता हूँ 2 महीने के बाद में, और तब मैं जो देखा और जो समझा वाकई आश्चर्य करने लायक थी। मैं देख रहा हूँ कि उसका टूटा फूटा घर जो एक तरह से एकदम गिरने के कगार पर खड़ा था, और उसको कई जगह से सपोर्ट दे करके और वो लोग रोक रखे थे, वो टूट करके नया बना हुआ था। मतलब लेंटर डालने में तो अच्छा खासा पैसा लगता है, घर को तोड़वाना बनवाना, मतलब पैसा आ चुका है। अब मुझे रहा नहीं गया। मैं उसके पास पहुंचता हूं, फिर मैं जिक्र करता हूं, तब वो टाल मटोल करने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये टाल मटोल क्यों कर रहा है। मैं पूछा, अरे तू तो काफी तरक्की करने लगा है, ढाबा सही चल रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि घर का काम भी तू करा लिया, मतलब मोटा पैसा आ रहा है। और तब कहने लगा, भैया इतना ढाबा कोई खास नहीं चल रहा है, लेकिन एक मेरा दोस्त है और वही सब मेरे को मदद करता है, उसी के हिसाब से मैं सब काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैं पूछने लगा कि कौन है तुम्हारा दोस्त? मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम मेरे साथ में पढ़े लिखे बड़ा हुए, अब मैंने तुम्हें रास्ता ये दिखाया, अब मेरे अलावा कौन सा दोस्त आ गया? लेकिन वो हिचकता था बताने में। तब मैं कहा, छोड़ दो, अगर नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी ही है तुम तरक्की करो तो। और इसके बाद मैं थोड़ा सा मन सा अलग सा हो गया था। जो जिस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, ढाबा की शुरुआत किया, सब कुछ किया, जिस इंसान के लिए मैं इतना मेहनत किया, उसको अब एक तरह से सब कुछ सेट करके दिया। घर वालों की बात भी सुनी, और घर वाले आज भी पूछते थे कि क्या वो किराया भाड़ा देता है? मैंने बोला हाँ देता है ना। मैं झूठ बोल देता था, और जबकि मैंने उससे कोई 1 रुपया किराया भाड़े की कोई बातचीत नहीं हुई थी। खैर, अब दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा था। अब मुझे लगने लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब अपना परिवार में खुशहाल तो है ना। मुझे तो यही चीज़ चाहिए था। कम बातचीत होती थी, मुझे एक्चुअल में वक्त भी नहीं मिलता था। मैं आता था काफ़ी दिनों के बाद में, और फिर मैं आराम ही करता रहता था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, ना मेरी उस दोस्त की हुई थी जिसका नाम अनिल था, जिसके लिए मैं सब किया था, ढाबा खुल के दिया था, उसकी भी नहीं हुई थी। हाँ, मेरी बातचीत चल रही थी। अनिल से मैं पूछा था कि अब तेरे पास में पैसा कौड़ी तो आ चुका है, तो शादी क्यों नहीं कर लेता है? उसके माँ से भी मिला था कि इसकी शादी करा दूँ। तब माँ कहने लगी कि हाँ मैं तो कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन ये जब रिश्ता आता है तो मना कर देता है कि नहीं अभी नहीं करना है। अब मैं सोचा कि चलो शायद अपना लाइफ को सेट करने के बाद में अब ये शादी ब्याह करेगा, जैसे मैंने सोच रखा था, और वो भी शायद मेरे हिसाब से सोच रखा हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कौन सा उम्र निकलता जा रहा है। मैं जब लंबा गया टूर पर, और जब लौट के आया ना, रात का टाइम था, रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था। मैं उसी के ढाबे पर, ज़मीन तो मेरी ही थी, मैं वहाँ पर अपना ट्रक पार्क करता हूँ, लगाता हूँ, लेकिन ढाबे में अंधेरा हुआ पड़ा है, रोशनी नहीं है, ढाबा बंद पड़ा है, जबकि ढाबा उसका रात का 11 साढ़े 11 बजे तक खुला रहता था। बड़ा अजीब सा लगा, एक सन्नाटा सा उस जगह पर मुझे पहली बार दिखाई पड़ा, महसूस हुआ। मैं सोचने लगा कोई छुट्टी तो नहीं है, लेकिन छुट्टी से ढाबे से कोई मतलब था ही नहीं। लोग बाग जिसको रोड पर चलना है वो तो खाना खाएगा, कोई भूखे तो चलेगा नहीं। मैंने समझा कि शायद अनिल कहीं गया तो नहीं है।
कहीं वही शादी वादी तो इसकी तय तो नहीं हो गई। कई तरह का मन में धारणा था, लेकिन वहां पर ढाबा पूर्ण रूप से बंद था। मतलब लाइट तक उसकी बंद थी। मतलब ढाबे में कोई था ही नहीं। मैं ट्रक खड़ा करके अब वही अनुमान लगा रहा था कि आखिर अनिल कहाँ गया। मैं ढाबे के गेट पर पहुंचता हूं। अब वहां पर अब स्टील का लगा हुआ है गेट, चादर का, टेम्प्रोरी जो गेट होता है उसी तरह का, उसमें चेन से बांधा हुआ है और उसमें मोटा सा ताला लटका हुआ है। मुझे बड़ा अजीब करीब लगा। उस रात की बात मुझे बड़ा विचित्र लगा। आखिर ये गया कहाँ पर? ढाबा तो इतनी जल्दी बंद नहीं होता, बंद होने में भी वक्त लगता है। इतना जल्दी क्यों बंद कर दिया? लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। जो दो लड़के उसके पास काम करते थे वो भी नहीं थे। सारा सामान उसका अंदर था, बाहर में कोई भी सामान नहीं था। मैं थोड़ा अब वहां पर टहलने लगा, ऐसे ही खाम खा करके कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, अपना ही जमीन है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब ट्रक को मैं कैसे छोड़ूं, कोई था ही नहीं। यही सोच विचार कर रहा था, क्या मुझे यहाँ पर ट्रक छोड़ देना चाहिए या फिर अपने अब दरवाजे पर ले चलूं। अब वही था ना, थोड़ा लंबा ट्रक था, ले आने में, जाने में, बैक करने में बड़ी परेशानी होती थी। मैं फिर फैसला कर देता हूँ कि नहीं भाई, अनिल तो है नहीं। अगर अनिल होता तो देख रेख भी करता, कोई मेरे ट्रक के साथ में कोई बदमाशी कर दे, कोई चोरी चकारी कर ले, फिर क्या होगा। यही सोच करके मैं अब ट्रक ले जाने का मन बना लेता हूँ। नहीं, अब यहाँ पर नहीं रुक, ट्रक में बैठ जाता हूँ। जैसे ट्रक में अंदर बैठता हूँ ना, अब वहाँ पर जो मेन गेट बना था ना, एक तरह से जाल जैसा था, लोहे का, जैसे उसमें जाल बना गया था। बाहर से उसमें अब कुछ नजर आता था, ऐसे ही था। जब मैं ट्रक में बैठ लेता हूँ ना, तब मुझे एक परछाई सी अंदर दिखाई दिया, जैसे कोई लेडीज हो, बड़े बड़े बाल उसके। कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए मैं कहूँ ना, तो वैसे मुझे आभास हुआ। जब मैं उस परछाई को देखता हूँ, अंदर अंधेरा था, आसमान में चांद था, लेकिन चांद की रोशनी अंदर तो नहीं जा रही थी। मुझे कुछ डाउट हुआ कि भाई ढाबा बंद है, अंदर में कोई है क्या। मैं देखा, अपनी आंखों पर कभी धोखा तो खा नहीं सकता था। मैं ना कोई नशा करता था, ना मेरे को ऐसी कोई आदत थी। मैं कभी आज तक भूत प्रेत को देखा नहीं था, तो उन शक्तियों पर मैं कभी विश्वास भी नहीं करता था। मुझे लगा कि कोई चोरी चकारी के इरादे से इस ढाबे में तो घुसा तो नहीं है। यही सोच करके अब मैं ट्रक को स्टार्ट नहीं करता हूँ। ट्रक के अंदर चुपचाप बैठ करके देखने लगता हूँ। कुछ देर हुआ, अब फिर वही परछाई मुझे एक बार और दिखी। इस बार स्पष्ट रूप से मुझे अब थोड़ा बहुत क्लियर सी दिखी। मैं देखता हूं कि एक औरत जैसी है, लंबे लंबे उसके बाल खुले हुए हैं, और हवा जो चल रहा था ना, उसके बाल लहरा भी रहे थे। अब मेरे को शक सुबह नहीं था। मैं तो पहली नज़र में भांप लिया था कि इस घर में कोई है, इस ढाबे में है। अब मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं दूर से देख करके बता सकता हूँ। आंखें मेरी तेज थी, ऐसा नहीं था कि मैं आंखों कमज़ोर था। पहली बार में मैं शक कर लिया था कि कोई ना कोई इस ढाबे में है, लेकिन कौन हो सकता है। मुझे लगा कि कोई चोरी चकारी के अब इरादे से आए होगा। अनिल यहाँ पर है नहीं, तभी ये लोग अब ये चोरी करने का इरादे से अंदर आए हुए हैं। उसका एक और रास्ता था, उसके पिछले साइड में, वो भी हमारा खेती था, वहाँ पर पिछले दरवाज़ा था, और वहाँ पर वो बर्तन भाड़ा साफ करने का काम करते थे। वहाँ पर एक हैंड पंप लगा रखा था अनिल ने, वहाँ पर बर्तन सफाई का काम होता था। बस ये मैं जानता था अच्छी तरह से। मुझे लगा कि वो पिछला रास्ता का इस्तेमाल करके, बाहर तो मैं ताला लगा हुआ देख लिया था, पिछला रास्ता का इस्तेमाल करके ये चोर अंदर आ गए। मैं बड़ा सतर्क हो गया। मुझे लगा कि अनिल है नहीं, इसका सामान चोरी हो जाएगा तो बेचारा फिर परेशानी में फंस जाएगा। मैं अपना टॉर्च निकालता हूँ, ट्रक वाला बड़ा वाला पेचकस निकालता हूँ, जो टायरों का हम गिट्टी उट्टी निकालने का काम करते हैं। एक तरह का हथियार था हमारा, दोनों चीज़, टॉर्च ये, इसके बगैर हम लोग अधूरे से लगते हैं रात के टाइम में। वो दोनों अब चीज़ लेकर मैं उतर जाता हूँ धीरे से, बिना आवाज़ के हुए। गेट धीरे से बंद करता हूँ। फिर मैं कुछ देर खड़ा होकर के उस देखता हूँ जहाँ वो दिखाई पड़ी थी, लेकिन इस बार मुझे दिखाई नहीं पड़ी। काफ़ी देर मैं खड़ा रह गया था।
जब कोई नहीं दिखाई दिया तो मेरा शक और बढ़ने लगा। ये लोग एक नहीं, मुझे लगा कि पूरी गैंग है। अय्या नील के भाड़ा बर्तन जो भी है कीमती सामान गायब करने के चक्कर में लगे। अय्या आए हैं पीछे के रास्ते से, जहां पर हैंडपंप लगा हुआ है। अब फिर मैं उस जगह पर पहुंच जाता हूं। पिछले रास्ते पर जाता हूं ना, तो वाकई में मुझे वो छोटा सा दरवाजा खुला हुआ दिखता है। शक मेरा बढ़ चुका था। मुझे लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे अंदर जाना चाहिए और जो भी हो देखना चाहिए। चोर उचक्के होंगे तो मैं एक आध को तो जरूर देख लूंगा, लेकिन इसमें औरत भी है। मुझे उस चीज का बड़ा चिंता था कि औरत कब से चोरी करना शुरू करती है। दबे पांव में अंदर पहुंच जाता हूं, लेकिन टॉर्च नहीं जलाता हूं अभी। मेरी आंखें भरपूर काम कर रही थी। अंधेरे में मुझे साफ साफ अब दिख रहा था। कुछ देर रुकने के बाद मैं आहट लेता हूं, लेकिन मुझे कोई आहट ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती, ना सुनाई देती है। तब मैं अंदर की साइड में आ जाता हूं, जहां पर अनिल का स्टोर था। सब्जी वगैरह, आटा वगैरह, चावल वगैरह, दाल वगैरह जो रखता था उस जगह पर। लेकिन वहां पर जो सामान था वैसे कैसे पड़ा हुआ था, कोई नहीं था वहां पर। आखिरकार जब मैं मेन जगह पर आता हूं, जहां पर रसोई था, काउंटर था, अब कुर्सी टेबल एक के ऊपर सब सजा के रखे हुए थे, वहां पर भी कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैं टॉर्च जलाकर के एक ही कोना छान मार लेता हूं, लेकिन कोई भी मुझे दिखाई नहीं देता है। तब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब जो मैंने देखा था मेरी आंखों का धोखा तो हो नहीं सकता। मैं काफ़ी देर के बाद अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और तब मैं उस ढाबे से उसी रास्ते से बाहर निकल आता हूँ। वो जो गेट खुला हुआ था और उस गेट को मैं बंद कर देता हूँ। अब कुछ तो मिला नहीं, तार से बांध देता हूँ। वहाँ पर तार पड़ी हुई थी, तार से लपेट देता हूँ। और इसके बाद मैं अपना ट्रक पर आ जाता हूँ। ट्रक पर जैसे बैठता हूँ ना, मुझे दो आंखें घूरती हुई अब चमकती हुई नजर आती है, जिस जगह पर मैं 2 बार देख लिया था, मेन गेट पर जहाँ जाली लगी हुई थी। इस बार मैं थोड़ा भयभीत हो गया था। ऐसी आंखें जानवरों की होती है जो रात में चमकती है। इंसानी आंख ऐसा चमकती नहीं है। सही कहूँ ना कि पहली बार मुझे कुछ ऐसा डर महसूस हुआ था। मुझे लगा कि जरूर यहाँ पर कुछ चल रहा है, लेकिन चल क्या रहा है मैं अंदर से तक पूरा घूम के आ गया। अगर वो औरत होती तो जरूर मुझे दिखाई देती, और वही औरत अब फिर तीसरी बार मुझे दिखाई देती है उसी जगह पर, और उसकी आंखें जो है ना चमक रही है। सही कहूँ कि मैं उस टाइम बड़ा खौफ में हो गया था कि इसी का काम है कि पिछला दरवाज़ा खोल करके अंदर में आई है, मुझे जल्द से जल्द गांव जाना चाहिए। मैं भयभीत हो चुका था। मैं भूत प्रेत को देखा तो नहीं था, लेकिन मैं किस्से कहानियाँ बहुत सुन रखा था कि भूत प्रेत देखने में कैसे होते हैं, उनकी आंखें कैसी होती है। इतना तो मैं बहुत कुछ जानता था। मैं डर गया था। मुझे लगा कि कोई जानवर या तो कोई भूत प्रेत है उसमें, इतना तो पक्का पता था मेरे को। मैं भयभीत होकर के अपना ट्रक स्टार्ट करता हूँ, और तब मैं फिर देखता हूँ तो वही आंखें मुझे चमकती हुई नजर आती है। एक बिल्ली की तरह जैसे रात में आँख चमकती है ना, वैसी मुझे चमकती हुई आँख दिखाई दी, और उसके खुले हुए बाल लहराते हुए मुझे नजर आ रहे थे। मैं वहाँ से ट्रक स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने गांव के रास्ते पर आ जाता हूँ। जब मैं अपने घर पहुँचता हूँ ना, घर वाले अब दरवाज़ा खोलते हैं ट्रक की आवाज़ सुन करके कि बेटा आ गया है। अब मैं किसी से बोलता नहीं, सीधा मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अब मेरे पीछे पीछे मेरे पिताजी भी आ जाते हैं। कहते हैं वीरेंद्र, बात क्या है? आज न किसी के राम राम, सीधा घर में घुस करके आके बैठ गया। बात क्या है बेटा? तब मैं कहने लगा कि पापा जी, आप भूत प्रेत पर यकीन करते हो? मेरे पिता मुझे घूर के देखने लगे। अरे बात क्या है बेटा? ऐसी बातें रात में करनी नहीं चाहिए। मैंने बोला पापा, आप एक चीज़ बताओ, आप भूत प्रेत पर यकीन करते हो? पापा मेरी तरफ घूर के देख रहे थे और बार बार पूछ रहे थे, तुझे हुआ क्या? तूने कोई भूत प्रेत को देख लिया क्या? मैं पापा से सवाल पूछ रहा था, लेकिन जवाब नहीं दे रहे थे, गोल मोल घुमा रहे थे। और तब मैंने पूछा कि पापा सच बताना, आपने कभी भूत प्रेत को देखा है?
तब पापा कहने लगे कि नहीं, मैं देखा नहीं, लेकिन मैं सुना जरूर हूँ। पूछने लगे कि बात क्या है, तूने कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? तब मैं पूरी बात बताने लगता हूँ कि पापा, मैं अपने दोस्त के यानी अनिल के ढाबा पर ऐसे ऐसे मैंने देखा, 2 चमकती हुई आंखें। पहली बार मुझे वहाँ पर एक औरत खड़ी दिखाई दी, अंदर थी, लेकिन मैं उसको देख लिया। मैं दूसरी बार भी देखा, फिर उसके मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि अंदर तक घूम के आ गया। मुझे लगा कि चोरी चकारी का मामला है, लेकिन चोरी चकारी उसमें कुछ भी नहीं था। आज जब मैं ट्रक लेके आने लगता हूँ, तब मुझे वो 2 चमकती हुई आंखें उसी औरत की दिखाई देती है और वो मुझे घूर रही थी। जब मैं ये पूरा बात बताता हूँ ना, तब पापा कहते हैं, बेटा थोड़ा शांत हो जा, शांत हो जा, पानी पी। और तब तक हमारे परिवार के कई लोग भी आ चुके थे। बात क्या है, बात क्या है? पापा सबको समझाने लगे, अब जाओ, अब जाओ, हम बाप बेटे के बीच की बात है, हम सब कुछ बता देंगे, अभी तो मुझे समझने दो। मेरी माँ भी आके परेशान हो रही थी, आप पिताजी उनको भी रुकने नहीं दिया, तुम जाओ, बाद में हम बात करेंगे। फिर मेरे बगल में आके बैठ के पानी मुझे दिए, बेटा पानी पी, शांत हो। मैं पानी का घूंट भरता हूँ, अब फिर कहता हूँ कि हाँ पिताजी, आप कुछ बता रहे थे। तब कहने लगे, तुझे तो पता भी नहीं होगा कि तेरे दोस्त के साथ में क्या हुआ। पहली बार मुझे झटका लगता है, मेरे दोस्त के साथ में क्या हुआ। मैं एकदम चौंक जाता हूँ। अब मैं अपने पापा से पूछता हूँ सवाल पर सवाल, हुआ क्या पापा, आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तब कहने लगे, शांत रह, शांत रह, मैं सब कुछ बताता हूँ। अब फिर जो कहानी बताने लगे ना, मुझे यकीन तक नहीं हुआ कि आज के टाइम में ऐसा भी हो सकता है। मेरे पापा का कहना था कि जब तू गया ना, उसके बाद की कहानी है। और वो बताने लगे कि अनिल किसी से तंत्र मंत्र से कुछ पैसा लिया था, और वो तंत्र मंत्र वाला पैसा जो है ना, उसको सूट नहीं किया। जिससे लिया था, जो तांत्रिक उसको दिलवाया था, वो एक प्रेतात्मा थी। प्रेतात्मा को शायद उसने बस में किया था। पूरी कहानी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मुझे पता है कि इसमें तंत्र मंत्र का खेल है और भूत प्रेत का खेल है। जो कुछ उसने अपने होटल में बदलाव किया था, बहुत सारा पैसा खर्च किया था, अपना घर बनवाया था, वो ढाबा की कमाई से इतना इंसान कैसे कर सकता है? वो जो भी पैसा लिया था वो तंत्र मंत्र के बल पर लिया था। कोई तांत्रिक आता था, उसके ढाबे पर खाना खाता था, और फिर वो अपना गरीबी का रोने लगा कि बाबा, मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, ढाबा सही ढंग से चल नहीं रहा है। और तब तांत्रिक उसको कुछ उपाय बताया कि देख, एक उपाय है, अगर तू कर लेगा तो तू यकीनन धनवान बन सकता है, तेरे पास में पैसा आने लगेगा। आखिरकार अनिल मान जाता है। अनिल कहता है कि बाबा मैं तैयार हूँ। और तब वो तांत्रिक अपने थैले में से एक पुराना सा आईना, छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा आईना मंत्र फूंक करके और उसको देता है, और वो कहता है कि अपने पास में रखना, इसको किसी को दिखाना नहीं। इसमें एक शक्ति है और वो शक्ति रात में आएगी। उसके लिए तू नॉन वेज खाना तैयार करके रखना, वो उसको भरपेट भोजन देना, और फिर तेरे लिए वो कुछ बहुत कुछ करेगी, तेरी मदद करेगी, तेरे को पैसे से भर देगी, जो तेरा इच्छा है सब कुछ पूरी करेगी। अनिल अब थोड़ा डर भी गया था, बाबा से पूछने लगा कि ये तो भूत प्रेत का मामला है। और तब बाबा उसको समझाए कि हाँ है भूत प्रेत का, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए, तो कुछ दिनों के लिए ये कर ले, 2-4 दान ऐसा इसका उपाय कर ले और ऐसा कुछ कर ले, और इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। मैं जब लौट के आऊँगा ना, तब मैं इस चीज़ को ले लूँगा, जो भी शक्ति है मैं इसको वापस अब ले लूँगा, जैसा तू है वैसा रह जाएगा, वो जो भी भूत प्रेत है, आत्मा है, मेरे पास में आ जाएगी, लेकिन तू धनवान तो कम से कम हो जाएगा। अनिल मान गए थे, जबकि ये ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। अनिल उस चीज़ को ले लेते हैं, आईना को ले लेते हैं और फिर अपने पास में रखते हैं। वैसे तो उनका ढाबा सही चल रहा था। अब रात का जहाँ सोते थे, अपने तकिए के आसपास उस चीज़ को, आईना को रख दिए थे। अब गहरी नींद में सो गए। अब इसके बाद वो खेल शुरू हो गया था। उस आईने के अंदर से वो एक लेडीज निकलती थी, सुंदर सा लेडीज, अनिल को जगाती थी। अनिल देख करके चौंक जाते हैं, लेकिन उन तांत्रिक ने बताया था कि हाँ ऐसा कोई लड़की लेडीज निकलेगी।
अब तुम उसको भगाना मत, तुम उसको सेवा भाव करना, उसको खाना खिलाना, उसको नॉन वेज पसंद है। अब फिर वो प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हें पैसे से भर देगी। अब वैसे ही अनिल करते हैं, उसका सेवा भाव करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं और फिर अपना दुखड़ा सुनाते हैं। अब बदले में वो कुछ धन देती है, सोना चांदी देती है। अनिल खुश हो जाते हैं, अपना उस सोने चांदी को बेच करके अपने ढाबा का काम कराते हैं। अब फिर अगली बार भी ऐसा होता है। ये हफ्ते में होता था खेल, जो भी है। हफ्ते में फिर वो लेडीज निकलती है आईने में से और फिर अनिल के सामने आ जाती है। अनिल फिर उसको भोजन कराते हैं और कुछ वो धन देती है सोने चांदी के रूप में, कोई नगद पैसा नहीं। उसके बाद अपना घर बनवाते हैं और इस तरह 5 बार उनके साथ में ऐसा होता है। 5 बार के बाद में अब जो अनिल है ना, अब उनकी जो इच्छा है आगे बढ़ती जाती है, लेकिन जो औरत है ना वो मना कर देती है और कहती है कि जितना तुम्हें देना था मैं दे चुकी हूँ, अब मेरी बारी है। अब तुम मेरे साथ में रहोगे, रात मेरे साथ में गुजारोगे। अगर तुम मेरे से दूर भागते हो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी। अनिल बहुत डर चुके थे, चंगुल में उस जो भी है लड़की उसके चंगुल में फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे। तांत्रिक बाबा के इंतज़ार कर रहे थे कि तांत्रिक बाबा आएंगे तब ये सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तांत्रिक बाबा नहीं आए। और जब तक उनका जो रूटीन चल रहा था, वो रात के टाइम में अब पहुंच जाती थी, आने में से निकल जाती थी और अनिल को साथ में अब लेकर रहती थी, खाना पीना का डिमांड करती थी। ऐसा अनिल परेशान हो चुके थे। अब वो धन दौलत नहीं दे रही थी। अनिल कहते कि आप जहाँ से आई हैं वहाँ चले जाओ, लेकिन वो मना भी कर देती थी कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती थी। अनिल एक बार उस आईने को दूर जाकर के गड्ढे में फेंक भी आए थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो फिर उसके पास में आ गई, कहने लगी तुम आईना को जहाँ मर्जी फेंक दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो हूँ यहीं पर तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और तब तक अनिल जो थे ना बहुत परेशान हो चुके थे। एक तरह से अब वो झेल रहे थे उस औरत को, और वो भी शर्त रखी थी कि तुम किसी के ये सब जो बात हो रही है किसी को बताओगे नहीं। अनिल मजबूर थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे। और उसी टाइम मैं उनसे मिला भी था जब वो तकलीफ़ में थे, लेकिन वो किसी से बता भी नहीं रहे थे। मेरे साथ वो मिले भी थे और बातचीत भी हुआ था, लेकिन अपना दुख तकलीफ़ नहीं बताए। जब पिता मेरी आगे कहानी बताते हैं ना, मैं पूछने लगा कि आगे हुआ क्या हुआ पिताजी। हाँ, तब कहने होना क्या था, गलत काम करोगे तो गलत ही होगा ना। एक रात वो जो अनिल थे, अब वो तो कुछ उनके पास में सोना चांदी नहीं दे रही थी, तो उनका मन तो भर चुका था। वो चाह रहे थे कैसे भी करके अब इस बला से पिंड छुड़ाया जाए। और वो भगाने का आईना भी फेंक आए थे, लेकिन आईना से कुछ हुआ नहीं और परेशान करने लगे। फिर अब वो संभलने की कोशिश कर रहे थे अनिल, लेकिन उस जो औरत थी ना वो संभलने भी नहीं दे रही थी। अब उनको परिवार को सताने की कोशिश में लगी थी, ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरे साथ में नहीं रहोगे, तब मैं तुम्हारे परिवार को तबाह कर दूंगी। अनिल डरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। जो तांत्रिक बाबा वो शक्ति दिए थे, तांत्रिक बाबा का आता पता नहीं था। इसके बाद अनिल एक रात अपने ढाबे में सोते हैं और फिर जब सुबह उठते हैं ना, तो अब उनका होटल का सब कुछ बदला हुआ था। बर्तन भाड़ा सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। होटल का जो काउंटर फाउंटर सब कुछ बिल्कुल तबाह किया हुआ था। होटल बंद ही करना पड़ा। होटल बंद करने के बाद में अब सोचने लगे कि अनिल कि अब मैं क्या करूं, बाबा तो मिल नहीं रहे, चलो आराम से हम घर पर जाकर आराम करते हैं। जब बाबा आ जाएंगे तब मैं उनसे सब कुछ बताऊंगा, कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। लेकिन घर पर भी उनको वो जो थी औरत छोड़ती नहीं थी, वो घर पे भी पहुंच जाती थी। अनिल बहुत एक तरह से कष्ट झेल रहे थे, ना तो अपने परिवार को बता रहे थे ना किसी हित मित्र को। जो कुछ था अपने आप झेल रहे थे। आखिरकार एक रात उनके माँ को ये सब खबर लगती है। जिस कमरे में आराम कर रहे थे और वो कमरे में कुछ आवाज़ हुआ, तब वो सुनने लगी छुप करके। वहाँ पर एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। अगले दिन सुबह जब होता है, उस टाइम तो कुछ बोलती नहीं है, जब सुबह होता है तब अनिल से पूछते हैं कि बेटा ये सब चल क्या रहा है, कौन थी औरत। इसके बाद अनिल जो थे ना टूट गए थे, रो रो करके सब बात बता देते हैं
कि मेरे साथ में ऐसा खेल चल रहा है। मैं अपने खेल में खुद ही फंस चुका हूँ। अब ये बात जो है अब किसको बताया जाए। परिवार के लोग जो अनिल के थे, माता पिता, सब आपस में फैसला करते हैं कि हमें किसी तांत्रिक के पास में जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग तांत्रिक के पास पहुँचते हैं। तांत्रिक मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जब पूरी कहानी सुनता है ना तो मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं इसमें कुछ मदद नहीं करूँगा। इसके बाद वो दूसरे तांत्रिक के पास भेजता है कि आप वहाँ चले जाओ, वही तांत्रिक आपका मदद कर सकते हैं। जैसा मैंने केस देखा है, वो लोग दूसरे तांत्रिक के पास पहुँचते हैं और तब तांत्रिक कहता है कि हाँ, इस विद्या को मैं अब जानता हूँ। ये विद्या हर तंत्र मंत्र वाला जानता नहीं है। ये जो हमारा गुरु थे, हम 3 लोगों को सिखाए थे और तीनों लोग हम दोस्त थे, लेकिन दूसरा कौन था 2 लोग के नाम बताए, लेकिन अनिल को पता नहीं था, नाम पता नहीं था, जान नहीं पाए। तब कहने की चिंता की बात नहीं है, इसका मेरे पास में कार्ड भी है। आखिरकार उनके मेहनत से सब कुछ सही हो गया। वो जो भूतनी थी जो अनिल को परेशान किया करती थी और वो उससे पीछा छूटा। इसके बाद होटल बंद हो चुका था। मैं अगले दिन सुबह में अनिल के घर जाता हूँ। अनिल घर में है। वो देखते ही मेरे को अब दौड़े हुए चले आए, भैया आगे क्या? मैं आपके घर कई बार गया था पूछने के लिए भैया आए कि नहीं आए। मैं अनिल के बाँह पकड़ता हूँ और फिर हम दोनों दोस्त बाहर निकल जाते हैं। मैं अकेले में जब होता हूँ रास्ते में से चलने लगता हूँ, जब आसपास में कोई नहीं आता है। अतः मैं अनिल से पूछता हूँ कि देखो, सब मुझे पता चल गया, तुम ये ऐसा क्यों काम किया? तू तंत्र मंत्र पर क्यों विश्वास किया? रोने लगा, कहने लगा भैया मुझसे गलती हो गई। तो मैं कहने लगा अब काम तो सब कुछ संपन्न हो चुका है ना, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, तो ढाबा क्यों नहीं चला रहा? कह रहा भैया मेरी हिम्मत नहीं है, हिम्मत टूट चुकी है। तब मैं समझाया कि नहीं, हिम्मत है तुझे करना ही पड़ेगा। अभी मैं रहूँगा 10 दिन तक, अब मैं हर रात तेरे साथ में रहूँगा। और वही मैं हौसला देता हूँ। और तब जाकर के अनिल फिर से अपना ढाबा स्टार्ट करता है और फिर ढाबा उसकी ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है। 10 दिन मैं उसका सपोर्ट करता हूँ और वो खुश हो जाता है। और फिर मैं अपने काम पर निकल जाता हूँ। और जब अगली बार लौट के आता हूँ ना, पूछता हूँ कि बता तेरे साथ में कुछ हुआ तो नहीं? और तब कहने लगे नहीं भैया, अब सब कुछ ठीक है। अब मेरी भी शादी हो चुकी है और उसकी भी शादी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी वीरेंद्र जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।